अरे बोलोगी कुछ? प्लीज कह दो ना कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एक जगह है। नहीं नकुल, कोई जगह नहीं है। और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। और ये जूते तुम अपने पास ही रखो। क्यों? हाँ। और तुम्हें जो समझना है समझते रहो, क्योंकि मुझे जो कहना है वो तो मैंने कह दिया है। कोई बात नहीं, जगह नहीं है तो बन जाएगी। लेकिन ये आशिक अपनी आशिकी अधूरी नहीं छोड़ेगा। लो, ये जूते तुम ही रख लो। इस तरह नकुल वो जूते डिम्पल को देकर वहां से चला जाता है और रूपाली और अमित की शादी धूमधाम से होती है। फिर विदाई के समय डिम्पल काफी भावुक हो जाती है। अब तो दीदी पराई हो गई और इस घर की रौनक भी चली गई। अरे बाबा, ऐसे नहीं रोते। बस थोड़ी ही तो दूर जा रही है, आती जाती रहेगी ना भाभी। और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े ही टाइम के बाद तुम्हें भी तुम्हारी दीदी के पीछे पीछे हमारी घर की दूसरी बहू बनकर आना है। अफसोस, पर ये सब सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होने वाला है। हाँ हाँ, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा मेरी जान। फिर शादी के बाद रूपाली को ससुराल वालों से बहुत प्यार मिलता है। ऐसे ही एक रोज, अरे क्या हुआ नकुल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बस यूं ही भाभी, तुम्हारे और डिम्पल के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं भाभी, सब ठीक है। बस मैं हमारे फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। इतनी कोशिशों के बाद भी अब तक डिम्पल के मन में मेरे लिए कोई जगह बने ही नहीं है। मैंने उसे कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या? ये जानकर तो मुझे बड़ी ही हैरानी हो रही है। उसकी हरकतों से और शर्माने से मुझे यही लगता था कि उसे भी तुम बहुत पसंद हो। फिर उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? वही तो भाभी, हो ना हो, वो तो बस झूठ बोल रही है। और तुम फिक्र मत करो नकुल, मैं उससे बात करती हूँ। फिर देखना, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाभी, आप उससे इस बारे में कुछ भी मत कहो। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि वो अपने दिल की बात कहने से जानबूझकर मुकर रही है। और इसीलिए मैं भी उस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, जब वो मुझसे अपने दिल की बात कहेगी। नेचुरली, ना कि किसी के उकसाने से। ठीक है फिर, भगवान करे वो दिन जल्द से जल्द आ जाए और हमारी बेचैनी को चैन आ जाए। थैंक यू सो मच भाभी। फिर एक दिन, जब डिम्पल काफी टाइम तक मैसेज या कॉल नहीं करती, तो परेशान होकर नकुल उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। पागल आदमी, रात के 11 बज रहे हैं और तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो? अरे पागलों वाली हरकत मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? ना कोई कॉल ना ही कोई मैसेज। अरे अब तो रात भी हो गई। आई एम रियली सॉरी नकुल, वो मैं माँ के साथ थोड़ा बाहर गई थी और अभी 10 मिनट पहले ही घर आई हूँ। और उनके साथ रहकर बाजार में इतना फ़ोन यूज ही नहीं किया मैंने। सॉरी यार, मुझे तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था। इट्स ओके डिम्पल, मैं बहुत डर गया था। भाभी ने भी तुम्हें अपने फ़ोन से कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं आया। उन्होंने तो सविता आंटी को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, उस मार्केट में इतनी भीड़ थी कि हमें अपने फ़ोन बाहर निकालने का समय ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ नकुल। पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर गिरीश उन्हें देख लेता है। फिर अगली सुबह, डिम्पल, कल रात को नकुल घर के नीचे क्या कर रहा था? क्या? अरे फारसी भाषा में बोला है क्या मैंने? हिंदी में ही पूछा है ना, कि कल रात को रूपाली का देवर नकुल हमारे घर के नीचे क्या करने आया था और तुम उसके साथ बातें कर रही थी। हाँ, वो दरअसल वो हमारे घर के पास से गुजर रहा था, इसलिए मिलने चला आया। उसे तो मैंने ये भी कहा था कि अंदर चले आओ, पर उसने मना कर दिया और कहा कि रात के 11 बज रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए वो बस नीचे के नीचे ही मुझे मिलकर चला गया। काफी अच्छा दोस्त बन चुका है वो मेरा। और तो और हमने पढ़ाई भी एक ही स्ट्रीम की करी हुई है, सेम एज की भी है, इसलिए उसकी और मेरी अच्छे से जम जाती है। बाकी कुछ नहीं,
मैंने तुमसे केवल एक ही सवाल पूछा और तू है कि मुझे इतने सारे जवाब दे रही है। खैर कोई बात नहीं। वो और तू अच्छे दोस्त है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस दोस्ती को ज्यादा मत बढ़ा। कितना भी हुआ वो हमारी बेटी का देवर है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ ज्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है पापा, अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। फिर एक दिन अचानक से डिम्पल को रूपाली का कॉल आता है। अरे डिम्पल, जल्दी से मेरे ससुराल आ जाओ। नकुल का एक्सीडेंट होते होते बचा है और वो चाहता है कि तू उससे मिलने आए। घर पर मेरे अमित और नकुल के सिवा और कोई भी नहीं है। सबके सब मंदिर चले गए हैं, तो तू जल्दी से आ जा। ओ नो, ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। फिर डिम्पल फौरन वहां नकुल को मिलने चली जाती है और वो बेड पर रेस्ट कर रहा होता है। हे भगवान, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे आ गई? ये सब कैसे हुआ नकुल? वो जब मैं रोड से गुजर रहा था, तब अचानक से एक ट्रक हाई स्पीड में मेरे सामने आ रही थी और उससे बचने के लिए मैंने साइड कट मारा और मेरी गाड़ी पलटी हो गई, जिस कारण मुझे ये चोट आ गई। अगर मैं सही समय पर वो साइड कट नहीं लेता, तो आज मुझे वो ट्रक ठोक ही देती। शायद उस ट्रक के ड्राइवर ने पी रखी थी। बाप रे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं कितनी घबरा गई थी तुम जानते भी हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भला कैसे जीती? जब से तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो मेरा हाल बेहाल हो जाता है। क्या? हाँ नकुल, मैंने तब तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज कह रही हूँ। आई लव यू नकुल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आगे की जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब तुम कह रहे हो। चोटी काटो मुझे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं बाबा, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है ये। और हाँ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैंने ही तुम्हें कहा था कि ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा, और आज मैं ही तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ। वक्त के साथ पता ही नहीं चला कि तुम मेरे लिए इतने स्पेशल कब हो गए। सेम हियर डिम्पल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी नकुल। अरे बाहर इतनी ठंड हो रखी है और तुमने इतने पतले से कपड़े पहने हुए हैं। कोई जैकेट या स्वेटर पहन लो ना, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब तुम आ गई हो ना, तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ ही गया है, इसलिए अब मुझे ठंड नहीं बल्कि सिर्फ गर्मी लग रही है। नालायक आदमी, इस हालत में भी अपनी छिछोरी हरकतों से पास नहीं आओगे तुम। बेशरम कहीं के। आदत से मजबूर हूँ मैडम, अब क्या करूँ? नॉनसेंस। लेकिन सच कहूँ डिम्पल, तुम्हारे आने से तो मुझे अब कोई दर्द ही नहीं हो रहा, और अच्छा ही हुआ जो मेरा एक्सीडेंट हो गया, वरना तुम्हारे मन की बात जानने के लिए ना जाने मुझे और कितने महीने इंतजार करना पड़ता। अरे चुप रहो, जब देखो तब कुछ भी बोलते रहते हो। जरा सोच समझ कर बोला करो ना। और प्लीज नकुल, आइंदा से जरा ध्यान से ड्राइव किया करो। ओह हेलो, आज मेरी कोई गलती नहीं थी। वो चाहे जो भी हो, जरा आगे पीछे ठीक से देखकर ही चलाया करो गाड़ी। तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, समझ गए ना? ओके मेरी जान, समझ गया। और कुछ? कुछ नहीं बाबा। ये देखो, तुमने जो ड्रेस मुझे गिफ्ट किया था, सुबह से वही पहनकर बैठी थी मैं। सोचा था शाम में तुम्हें पार्क में मिलूंगी और दिखाऊंगी तो तुम एकदम खुश हो जाओगे। लेकिन ये देखो, आज तुम्हारे साथ क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं। वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती के सामने दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज फेल है। सच में डिम्पल। अरे बस बस, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए किसी को। मैं फेंक नहीं रहा बाबा, और कभी तो मेरी बात को सच मान लिया करो। हर बातों में मैं मजाक नहीं करता। आई नो बाबा, मैं भी मजाक कर रही थी। उतने में घर की डोरबेल बजती है और वहां पर प्रेमराज आया होता है। दीदी, मैं तो आज मर ही जाऊंगी। आपने कहा था कि बाकी सभी घर वाले मंदिर में भजन कीर्तन करने गए हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर वो सब छोड़कर मेरी बैंड बजाने आ गए। अब मैं क्या करूं?
अरे घबरा मत बाबा, मैं हूं ना यहाँ पर। जरा नॉर्मल रिएक्ट कर। अरे डिम्पल बेटा, तुम यहाँ पर कैसी हो बेटा? ठीक हो अंकल, आप कैसे हो? बस बढ़िया। नकुल की जान बाल बाल बच गई। बस उसी के लिए मंदिर गया था। और बहू, तुम्हारी बुआ जी और माँ जी दोनों वहीं पर है। वो दोनों थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है पापा जी, अब बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। डिम्पल भी हमारे घर के पास से ही गुजर रही थी, तो ये मुझसे मिलने चली आ गई। और उसने यहाँ आकर देखा कि नकुल का एक्सीडेंट होते होते बच गया है, तो वो भी काफी चिंतित हो गई थी। अच्छा, प्रेमराज समझ जाता है कि डिम्पल का वहां आने का क्या मकसद था। फिर बाद में, क्यों नकुल, अरे तुझे क्या लगा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा? अरे वो ड्रेस तो तू अपनी सहेली जीविका को देने वाला था ना, तो फिर वही सेम ड्रेस डिम्पल ने कैसे पहन लिया? कहीं वो तेरी खास सहेली डिम्पल तो नहीं? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप कर। जब से रूपाली और अमित की शादी हुई है, तब से देखते आ रहा हूं मैं, तू और डिम्पल, तुम दोनों का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि उससे बढ़कर हो चुका है। और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि इन सब में रूपाली बहू और अमित भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हाँ तो कोई गलत काम किया है क्या उसने? सिर्फ प्यार ही तो किया है ना। और वैसे भी डिम्पल भी रूपाली की कार्बन कॉपी है। क्या बुराई है उस बेचारी में? पर दीदी, नहीं प्रेम, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। बच्चों को ऐसे डराता रहेगा तो वो ये सारे कांड चुप कर ही करेंगे ना। लेकिन अगर तू उनके साथ प्यार से रहेगा, तो वो खुद से तेरे पास आकर सारी चीजें कहेंगे, ना कि वो छुपा कर। अरे मैं तुझे हमेशा यही समझाती आ रही हूँ कि तू अपने बच्चों का दोस्त बन, बाप नहीं। बुआ जी की ये बातें सुनकर प्रेमराज चुप हो जाता है। जहाँ इस तरफ पूरी तरह समझ में आ चुका था कि वो दोनों प्यार में हैं, वहीं उस तरफ गिरीश फिर एक बार देखता है कि डिम्पल को नकुल का कॉल आ रहा है, वो भी बेबी के नाम से, जिस पर उसकी और नकुल की फोटो भी लगी हुई है। कमाल है, ये सब क्या है डिम्पल? अब इस पर भी कोई नया बहाना बता, जैसे उस दिन बताया था तूने। अरे तूने हमें क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? दरअसल पापा, वो एक्चुअली, अरे तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, वो हम सबके सब समझ चुके हैं। देख बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हो और इस रिश्ते में कोई खराबी नहीं है। पर यूं चुपके से मत किया करो ये सब, इससे पहले कि लोग नाम रखने लगे। इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेते हैं। क्या? हाँ बेटा, मैं कल ही जाकर प्रेमराज जी से बात करूंगा। ओ तेरी, अब तो मैं मर गई। फिर उन दोनों के घर वाले आपस में उनकी शादी की बात चलाते हैं। और तभी, देखिए, हम दोनों भी आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं और तहे दिल से उसका शुक्रिया भी करते हैं कि आप सब ने हमारे प्यार को स्वीकारा और बिना कुछ सोचे समझे हमारी शादी के बारे में भी बात चलाने लगे। पर हम दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। क्या? हाँ, हमें 2-2.5 साल का वक्त चाहिए, एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे के करियर पर काम करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें शादी के पहले वाला वो पीरियड भी एंजॉय करना है। इसलिए प्लीज़ हमें इतनी जल्दी इस बंधन में मत बांधिए। ठीक है फिर, तुम दोनों की बातों को मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ और इसका केवल एक ही उपाय है। देखो, शादी करना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें भी जरूरी हैं। इसलिए तुम दोनों अभी के लिए सगाई कर लो। फिर तुम दोनों के साथ में घूमने फिरने पर या फिर किसी और चीज पर कोई भी सवाल या शक नहीं कर पाएगा। अब तुम बताओ, क्या तुम दोनों को ये बात मंजूर है? हाँ, मंजूर है। हमें अभी सगाई करने से कोई एतराज नहीं। शुक्रिया बुआ जी, हमारी लव स्टोरी का अहम हिस्सा बनकर हमेशा हमारी साइड लेने के लिए, और इस कूल सजेशन के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। फिर कुछ ही दिनों में नकुल और डिम्पल की सगाई हो जाती है और वो दोनों शादी के पहले का पीरियड बहुत एंजॉय करते हैं।
और 2 सालों के बाद उनकी शादी भी होती है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर खुशी से साथ में रहते हैं। अरे नहीं स्वीटी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पहले मेरी बात सुनो। अब क्या सुनना रह गया है भाभी? अब मैं अपनी आंखों से जो देख रही हूँ, क्या वो गलत देख रही हूँ? आप मेहमानों से पैसे लेती हो, और अब तक हमें तो यही लग रहा था कि आप बहुत अच्छी हो। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि आप कुछ ऐसा भी कर सकती हो। सच में भाभी, मुझे बहुत शर्म आ रही है आप पर कि आप मेरी भाभी हो। अरे नहीं स्वीटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। यहाँ तक कि मैं तो इन्हें भी मना कर रही थी। और बात दरअसल ये है कि इनसे गलती से हमारा क्रॉकरी सेट टूट गया, और इसीलिए ये मुझे पैसे दे रही थी। अब आप ही बताइए ना इसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही है। इन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। उल्टा मुझसे तो इनका ये सेट टूट गया, इसीलिए मैं खुद से ही इन्हें पैसे दे रही थी। लेकिन भाभी, वैसे तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते, हमारे मेहमान भगवान के बराबर हैं। तो फिर आपने इनसे पैसे लेने से मना क्यों नहीं किया? जैसे आपने मुझे उस दिन कहा था, वैसे ही आप इन लोगों को भी मना कर सकती थी ना। और वैसे तो ये दिखने में इतने अमीर लग रहे हैं, और आप हो कि अमीर लोगों को घर में रुकने के लिए जगह दे रही हो। आप शायद भूल रही हो भाभी कि हम लोग तो केवल गरीबों की ही मदद करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, या फिर जो लोग मुसीबत में होते हैं। लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके पास तो कोई मुसीबत है ही नहीं। ओ हेलो, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी ने ही फोर्स किया हमें यहाँ पर रुकने के लिए। क्या आपने इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स किया है भाभी? लेकिन क्यों? अरे तुम गलत सोच रही हो स्वीटी। हम मुसीबत में रहने वाले लोगों की नहीं, बल्कि जिनको हमारी जरूरत लगे, हम तो उनकी ही मदद करते हैं। और ये तो घर का ही खाना खाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें बाहर का खाना पचता ही नहीं। और तुम्हें बता दूं स्वीटी कि मैं किसी को उसकी अमीरी या गरीबी देखकर मदद नहीं करती। और तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। अरे तो फिर पैसे क्यों लिए भाभी? अरे अब तुम ही देखो ना स्वीटी, इनसे ये क्रॉकरी सेट टूट गया है, और मैंने सिर्फ बोला कि ये सेट टूट गया तो ये तो मुझे पैसे देने लगी। और इससे पहले कि मैं इन्हें मना करती, कि तब तक तुम यहाँ पर आ गई, और तुमने जो कुछ भी देखा उसे सच मान लिया। मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन लेती ना, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाती। इसका मतलब आप इनसे पैसे नहीं लेने वाली थी? नहीं स्वीटी, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे काम कर सकती हूँ क्या? और अगर मुझे पैसे लेने ही थे तो आज तक तो कितने लोग आकर गए, तो उस हिसाब से मुझे तो अमीर हो जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं ही गलत समझ बैठी, और मैंने आपको उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं स्वीटी, अब गलती हो गई तो हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गलती तो सबसे होती ही रहती है, और आज तुमसे भी हो गई, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बहू तुझे याद है ना, शाम को हमें पार्टी में जाना है। हाँ माँ जी, याद है मुझे। और आप चिंता मत कीजिए, आज कोई मेहमान भी नहीं है, तो आज हम सब पूरा परिवार एक साथ पार्टी में जा सकते हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज कोई मेहमान नहीं है। अच्छा, तेरे सारे गहने मेरे पास है, तो अगर तुझे उनमें से कुछ पहनना हो तो मुझे बता देना। ठीक है माँ जी, वैसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर लगेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। फिर शाम के समय प्रीति एक काफी सुंदर सा हार पहनकर तैयार हो जाती है। अरे बहू, ये हार तो हमारा नहीं है, और तेरे सारे गहने तो मेरे पास है। फिर ये हार तेरे पास कहाँ से आया? और ये हार तो बिल्कुल नया सा लग रहा है। तूने कोई नया हार लिया है क्या? लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और अजय ने भी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे नहीं माँ जी, दरअसल ये हार मुझे मेरे मायके से मिला है,
वैसे ये हार तो वो मुझे शादी में ही देना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए तब वो नहीं दे पाए और अब दे दिया। अरे लेकिन तू अपने मायके कब गई? और इस बारे में तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। पक्का ना बहू, ये हार तुझे तेरे मायके से ही मिला है ना? और नहीं तो क्या माँ जी, अब इतना महंगा हार मुझे और कहाँ से मिल सकता है? जॉब तो कोई करती नहीं हूँ मैं, जो ये हार मैं खुद से खरीद लूँ। अच्छा वो सब जाने तो ना माँ जी, अगर हम लोग ऐसी ही बातें करते रहे तो हमें लेट हो जाएगा। बहू के पास इतना महंगा हार है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। अगर ये इसके मायके वालों ने भी दिया है तो मुझे इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए था ना। पता नहीं बहू के पास ये कहाँ से आया। अगर ये बोल रही है कि मायके से मिला है तो झूठ भी तो नहीं बोल रही होगी ना। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन प्रीति काफी सारी सब्जियां और रसोई का सामान लेकर आती है। अरे, इतनी सारी सब्जी और इतना सारा रसोई का सामान! तुम क्या किराने की कोई दुकान खोल रही हो क्या, जो तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो? अरे नहीं बाबा, ये सारा सामान तो घर के लिए ही है। घर के लिए इतना सारा सामान? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे घर में हम बस गिन के 4 लोग हैं खाने वाले, और मेहमान भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आई हो? हाँ बहू, अगर इतने सारे सामान में से किसी एक सामान की भी एक्सपायरी डेट हो गई तब हमारी सब्जी भी खराब हो सकती है ना, और ऊपर से हमारा कितना नुकसान भी हो जाएगा। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? माना कि भगवान की दया है हम पर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पैसों की ऐसे बर्बादी करें। वो तो मैं भी जानती हूँ माँ जी कि भगवान की हम पर बहुत दया है, और वैसे भी मैं बहुत समझदार हूँ। कोई दूध पीती हुई बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, जो मुझे पैसों के बारे में कुछ समझ ही ना आए। अरे मैंने तो ये सारा सामान इसीलिए लिया है कि रात बेरात कोई भी मेहमान आ गया और इमरजेंसी में उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। अरे लेकिन अब जब घर पर कोई मेहमान या फिर गेस्ट है ही नहीं, तो इतना सारा सामान मंगवाने का क्या मतलब है? और अगर मान लो आखिरी वक्त पर कोई मेहमान आ भी जाए तो हम उसके लिए ऑनलाइन भी तो मंगवा सकते हैं ना। अभी से ये सब करके क्या फायदा है भला? अरे आप तो कुछ भी नहीं समझते। अरे मैंने तो अभी से ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मेहमान तो आते ही है ना। और देखना, मेरा दिल कह रहा है कि आज भी घर पर मेहमान जरूर आएंगे। लेकिन बहू, तू इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकती है कि मेहमान आते ही होंगे? और आज मेहमान आएंगे ये तुझे कैसे पता? अगर आज या फिर कल में कोई मेहमान नहीं आए तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा ना। अरे माँ जी, आप तो मुझसे इस तरह से बोल रही हो जैसे कि आपको मुझ पर कोई शक हो। और मैंने तो ये बात इसीलिए कही क्योंकि बाहर देखिए, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और इस मौसम में लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद आता है। और आज जब मैं बाजार में सामान ले रही थी तब वहां पर काफी भीड़ थी, और इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। ठीक है बहू, तू जो भी कर रही है वो सही है, पर ध्यान रहे किसी भी चीज का कोई नुकसान मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सारी चीजों का एकदम सही से इस्तेमाल करूंगी। देखना आप, प्रीति अब पूरे घर को काफी सुंदर सजाती है, और वो सबके लिए काफी ज्यादा महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आती है। हैप्पी एनिवर्सरी अजय जी। मुझे पता था कि आप हमारी एनिवर्सरी भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली। मैंने हमारी एनिवर्सरी के लिए कितना कुछ प्लान किया है। अरे वाह बहू, सच में मेरे बेटे को तो तुझसे ज्यादा अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। वो निकम्मा तो भूल गया, लेकिन तुझे याद रहा। और याद भी क्यों नहीं होगा माँ जी, यही तो खास दिन था वो, जिस दिन हम दोनों एक ही बंधन में बंधे थे। इसलिए आज के दिन को और खास बनाने के लिए मैंने ये सब प्लान किया है। अरे तुमने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है प्रीति, लेकिन ये सब डेकोरेशन करने के लिए तुमने पैसे तो मेरे ही लिए होंगे।
अरे कुछ भी मत कहिए, मैंने आपके जेब में से कोई पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि ये सब तो मैंने खुद के पैसे से किया है। अरे लेकिन बहू, ये डेकोरेशन और ये महंगे महंगे तोहफे देखकर तो यही लग रहा है कि इस पर कम से कम 25 से 30 हजार का खर्चा तो हुआ ही होगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मानना पड़ेगा, आप तो हिसाब में बहुत सही हो। ये सब करने के लिए मुझे पूरे 30 हजार रुपये लगे हैं। अरे लेकिन बहू, तूने तो कहा कि तूने अजय से कोई पैसे नहीं लिए, और तू बाहर जाकर भी पैसे नहीं कमाती, तो इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे माँ जी, मैं थोड़ी ना कोई चोरी चकारी करूंगी। ये सारे पैसे मेरे बचत के पैसे हैं। अब देखिए, घर के राशन पानी में कितने पैसे लगते हैं। घर की किसी भी जरूरत में जहाँ पर 4 पैसे लगते हैं, मैं वहां पर 2 पैसे लगाकर वो बाकी के 2 पैसे बचा लेती हूँ। और ये सारे वही पैसे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन तूने तो आज इसे सच कर दिखाया। सच में बहू, तूने तो बहुत पैसों की बचत की है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तू खर्चे भी उतना ही करती है। अरे वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, थोड़े बहुत पैसे बचाकर इतने ज्यादा पैसे कैसे बचा लिए, ये सोचकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अरे आप लोग तो बस यही करते रहो, आपको तो ये भी नहीं दिख रहा कि ये सब मैंने कितनी मेहनत से किया है। उल्टा आप तो मुझ पर शक कर रहे हो और मुझसे ही हिसाब मांग रहे हो। अरे मेरी बीवी साहिबा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें। चलो सब मिलकर हम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करते हैं। फिर एक शाम प्रीति अपने साथ कुछ गेस्ट को लेकर आती है। अरे बहू, अब तक तो गेस्ट हमारे घर पर खुद ही आया करते थे पता ढूंढकर, लेकिन आज तो तू खुद ही लेकर आ गई है। तू क्या सड़क पर घूमने वाले लोगों को घर लेकर आ रही है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हो। मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। वो तो ये लोग मुझे रास्ते में ही मिल गए और इत्तेफाक से ये लोग मुझसे हमारा ही पता पूछ रहे थे, तो मैं ही इन्हें अपने घर लेकर आ गई। वैसे बहू, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, जब से तू आई है ना, तब से हमारा घर कभी खाली नहीं रहता। मेहमान तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन इससे पहले वो इतने कभी नहीं आए। अरे तो फिर ये अच्छी बात है ना माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए। फिर एक दिन जब स्वीटी आराम कर रही होती है, तभी प्रीति वहां पर पासबुक लेकर आती है। अरे स्वीटी, मुझे तुमसे एक काम था। ये मेरा पासबुक लेकर तुम बैंक जा सकती हो क्या? लेकिन भाभी, बैंक क्यों जाना है? अब देखो ना, घर पर कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे चाय पानी नाश्ता सब कुछ देखना पड़ता है। वरना मैं ही चली जाती वहां पर, क्योंकि मुझे अपने पासबुक में एंट्री करवानी है। वो मेरा एटीएम बन गया है ना, तो उसे भी लाना है। और मैं हूं कि यहाँ घर के कामों में बिजी हूँ, तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो क्या? अरे क्या भाभी, आप भी, घर के काम तो मैं संभाल लूंगी ना। आप एक काम करो, आप ही चले जाओ बैंक, उसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेना। अरे नहीं स्वीटी, भला तुम घर के काम क्यों करोगी? अरे मेहमानों का तो कोई भरोसा नहीं कि वो कब कौन सी चीज मांग ले। वैसे भी तुम कॉलेज जाकर थक जाती होगी ना, तो घर के काम तो मैं ही कर लूंगी। पक्का ना भाभी? अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बाबा, तुम तो बस मेरे बैंक चली जाओ और आते वक्त मेरा एटीएम लेकर आना। और हाँ, पासबुक की भी एंट्री करवा देना। वैसे एंट्री नहीं भी करवाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एटीएम जरूर लेकर आना। बस इतनी सी बात। ठीक है भाभी। अरे आप तो पहले से ही कितना सारा काम करती हो, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? लाइए, दीजिए मुझे पासबुक। थैंक यू सो मच स्वीटी। फिर स्वीटी अपनी भाभी का पासबुक लेकर बैंक चली जाती है और वो वहां पर एंट्री करवा कर लेती है। लेकिन उस पासबुक को देखकर स्वीटी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, भाभी के बैंक अकाउंट में इतनी सारी ट्रांजैक्शन!
भाभी के बैंक अकाउंट में तो कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन है। राजेश जी पिछले हफ्ते आए थे और शारदा देवी उससे पिछले हफ्ते। अनीता रानी महीने की शुरुआत में ही आई थी। हे भगवान, ये तो वो सारे गेस्ट के नाम हैं जो हमारे घर पर रहने के लिए आए थे। शायद उन सभी लोगों ने भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब भाभी गेस्ट से पैसे लेती है। हे भगवान, अब तक तो मुझे ये लगता था कि भाभी अपने ससुराल को धर्मशाला समझती है, लेकिन वो तो आज तक सिर्फ दिखावा ही करते आई है। हमारे सामने तो कितनी अच्छी बनती है, लेकिन हमारे पीछे से लोगों से पैसे ऐंठती है। स्वीटी को अपनी भाभी के बारे में सब पता चल जाता है। फिर शाम के समय, आपको पता है माँ कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है, और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से घर पर गेस्ट भी नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक फैमिली ट्रिप पर चले जाए। अरे हमारे यहाँ पर तो जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो हमारे घर पर ही रुकते हैं। तो मेरा भी मन करता है माँ कि मैं भी आप लोगों के साथ कहीं घूमने चला जाऊं। हाँ बेटा, अरे तूने तो मेरे मन की बात कह दी। इतने दिनों से मेरा भी यही मन कर रहा था। अरे हमारे यहाँ तो लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, तो मेरा भी मन था कि हम भी कहीं घूम कर आए। तो फिर तय रहा माँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, तो इस बार हम घूमने जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी अड़ोस पड़ोस में बोल दूंगी। घर तो धर्मशाला है, इसलिए हम कहीं भी नहीं जा पाए, लेकिन अपनी धर्मशाला को कुछ दिनों के लिए ताला लगाना भी जरूरी है, क्योंकि हमें भी तो घूमने फिरने का मौका मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? अरे हम सबका इतना मन है, और वैसे भी इतने दिनों से तो गेस्ट आए भी नहीं है, तो फिर हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? और तुम तो दिन भर घर में ही रहती हो, तो तुम्हारा कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता क्या? मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताऊं, दूर कहीं घूमने चली जाऊं, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते। अरे लेकिन क्यों बहू, यूं ना ना क्यों कर रही है तू? और हम क्यों नहीं जा सकते घूमने? आखिर क्या कारण है तेरे पास? देखिए माँ जी, आप लोगों को मैं गलत लगूंगी, लेकिन आपको पता ही है ना कि हमारे घर पर कितने मेहमान आते हैं, और वो हमारे घर को धर्मशाला समझकर ही उनके घर के बाहर निकलते हैं। और अगर हम ही यहाँ से चले गए तो उन लोगों का क्या होगा? अब तक हमने जितने पुण्य कमाए हैं वो सारे पाप में बदल जाएंगे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे लेकिन हमारे मन का क्या? अरे तो हम अगले साल चलेंगे ना। वैसे भी अभी कोई घूमने लायक जगह बची ही नहीं है, कितना पोल्यूशन हो रखा है। लेकिन हम अगले साल पक्का जाएंगे, और उसकी प्लानिंग हम पहले ही करके जाएंगे। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो यही सही, हम अगले साल चलेंगे। उनकी ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी स्वीटी सुन लेती है। मुझे अच्छे से पता है कि भाभी का जाने का मन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं रहेंगी तो वो गैस से पैसे कैसे ले पाएगी? सच में भाभी तो बहुत ही चालाक है, सबके सामने कितनी अच्छी बनती है। कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि ये औरत कितनी महान है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये तो गैस से पैसे मांगती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जितनी चालाकी चल रही है मैं उन्हें चलने देती हूँ। और अगर मैंने इनकी सच्चाई सबके सामने बोल दूंगी तो ये उस वक्त कोई ना कोई नाटक कर देगी कि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और एक ना एक दिन इनका पर्दाफाश तो मैं जरूर करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर पर एक मोहन नाम का गेस्ट निर्चा को पैसे देता है। ये लीजिए, पूरे 10,000 है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये 10,000 रुपए क्यों दे रहे हैं हमें? मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, और ना ही आपने कोई हमसे सामान मंगवाया है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? पैसे ही तो चाहिए थे ना आपको, और ये पैसे किसी सामान के नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर रहने के हैं। अरे ये एक धर्मशाला है,
और यहाँ पर किसी भी चीज के कोई पैसे नहीं लगते। अरे बहन जी, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं आपको बिना बात के पैसे दूंगा? अरे आप अपनी बहू से ही पूछ लीजिए ना, उन्होंने ही हमसे पैसे मांगे थे। अरे नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये धर्मशाला है और यहाँ पर लोग मुफ्त में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर किसी से भी कोई पैसे नहीं लेते। फिर आप हमें इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? और रही बात मेरी बहू की, तो वो तो बहुत प्यारी है। अरे एक बार तो हमारे मन में स्वार्थ आ जाए, लेकिन हमारी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखिए बहन जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे आप ही की बहू ने हमसे यहाँ रहने के पैसे मांगे हैं, और सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर खाना खाने के, यहाँ तक कि साबुन तक इस्तेमाल करने के पैसे मांगे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, तो आप खुद ही अपनी बहू से पूछ लीजिए ना। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? माना कि बाहर किसी होटल में हमें ज्यादा पैसे लगते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कम पैसे देकर रह रहे हैं। और हाँ, आप तो इसे धर्मशाला बोलो ही मत। उस आदमी की ये बातें सुनकर नीरजा एकदम हैरान रह जाती है और फिर वो अपनी बहू के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आज आप मेरे कमरे में, कोई काम है क्या आपको मुझसे? नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ जी, क्या बात करनी है आपको? देख बहू, सच सच बताना, घर आए मेहमानों से तू पैसे लेती है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? भला मैं मेहमानों से पैसे लूंगी? नहीं नहीं, मुझे अपने आप पर पाप थोड़ी ना लगवाना है। देख बहू, अब भी मौका है, झूठ मत बोल, सच सच बता दे। तू मेहमानों से पैसे लेती है तो वैसा बोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सच बता। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेती। अच्छा, तो फिर आज जो मेहमान आए थे, वो 10,000 किस बात के दे रहे थे तुझे? वो तो बोल रहे थे कि तूने ही मांगे हैं पैसे। अरे माँ जी, दरअसल उन्हें यहाँ से एक गाड़ी बुक करवानी थी, तो उन्होंने इसी बात के पैसे दिए होंगे आपको। और हाँ, वो पैसे मैंने मुंह खोल के मांगे, क्योंकि गाड़ी के पैसे हम थोड़ी ना दे सकते हैं। पहले ही हम उन्हें यहाँ पर मुफ्त में रहने देते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं आने जाने का किराया तो उन्हें खुद ही देना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। लेकिन प्रीति की इन बातों पर नीरजा को शक हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद, कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं मूवी भी देखने नहीं गए। और वैसे भी आप सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं मेहमानों का ख्याल ही नहीं रखती, परिवार के बारे में भी नहीं सोचती। तो आज मैं अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ, इसीलिए आज हम सब मिलकर मूवी देखने चलेंगे। क्या बात है बहू, तू तो पहले हर चीज के लिए मना करती थी, फिर आज अचानक से तेरा दिल कैसे पिघल गया? अचानक से परिवार के साथ समय बिताने का तेरा मन कैसे करने लगा है? लो कर लो बात। मैं अपने परिवार के लिए सोचूं तब भी बुरी, और ना सोचूं तब भी मैं ही बुरी। अगर आप लोगों को मुझे गलत ही समझना है तो बताइए, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये क्या है प्रीति, तुम माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही हो, और इतना अकड़ के जवाब क्यों दे रही हो तुम? देखिए अजय जी, मैं अकड़ के जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही, मैं तो बस बता रही हूँ। और ये सब तो मैंने सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए किया है, ताकि हम लोगों को क्वालिटी टाइम मिल सके। और वैसे भी आप सब तो यही कहते थे ना कि हमें कुछ गेस्ट को मना कर देना चाहिए, तो आज मैंने वही किया। कुछ गेस्ट आए थे, लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए मना कर दिया। ये तू क्या कह रही है बहू, तूने और मेहमानों को मना कर दिया? अरे तू तो हाथ पकड़ के घर पर मेहमानों को लेकर आती है, तो फिर तू उन्हें मना कैसे कर सकती है? जी माँ जी, वो मैंने अपने मुंह से मना किया। और आप सही कहती हो कि परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। ससुराल धर्मशाला है, इस बात पर मैंने इतना ध्यान दिया,
कि मैं तो अपने परिवार को ही भूल गई। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं हमारे धर्मशाला के साथ साथ हमारे पूरे परिवार पर पूरा ध्यान दूंगी। फिर एक दिन जब स्वीटी अपनी माँ के कमरे में आती है, तभी, अरे माँ, मुझे आपसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे पता है, बहू मेहमानों से पैसे लेती है, ना कि सिर्फ रहने के लिए, बल्कि यहाँ पर खाने पीने के लिए भी। अरे ये क्या, आपको तो ये बात पहले से पता थी, और मैं भी आपको यहाँ पर यही बताने आई थी। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि भाभी मेहमानों से पैसे ले रही है यहाँ पर रहने के लिए। जब मैं कुछ दिनों पहले बैंक में गई थी, तो उनकी पासबुक की स्टेटमेंट देखी मैंने, और वो देखकर तो मैं हैरान रह गई। अरे हमारे यहाँ पर जितने मेहमान आए थे, उन सभी लोगों ने भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अरे अगर तुझे पता था तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे माँ, मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे ये लगा कि आप मुझे गलत समझोगी, और वैसे भी आप भाभी को कितना मानती हो, इसीलिए मुझे ये लगा कि भाभी के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं होगा। अरे मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बहू ऐसी हरकत कर सकती है। वो तो हमारे मुंह पर कितनी अच्छी और भोली बनती है, लेकिन इसका ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो। अब हम दोनों को तो भाभी की असलियत पता चल गई है ना, तो हम भैया के सामने भी भाभी की असलियत लेकर ही आएंगे। लेकिन उसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अरे तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बहू बहुत गलत जा रही है, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर कुछ दिनों के बाद रमन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां रहने आता है, और तभी, कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। देखिए भाई साहब, माना कि आप गरीब हो, इसलिए मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रही, लेकिन आपको भी तो पता है ना कि ये कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं है। थोड़े बहुत पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और मैं आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मांग रही, लेकिन आप बाहर जितना पैसे देते हो उससे 2000 कम दे देना, क्योंकि आप गरीब हो ना, इसलिए मैं उतना एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है बहन जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हो वही बहुत है। फिर शाम के समय वो आदमी प्रीति से इस्त्री मांगता है। अरे बहन जी, मुझे वो जरा इस्त्री की जरूरत थी, वो कपड़े प्रेस करने थे ना। देखिए भाई साहब, प्रेस तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ एक शर्ट तो प्रेस करनी है, तो उसके लिए भी आप पैसे लोगी क्या? अब आप तो जानते ही हो ना कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां पर नीरजा अजय को लेकर आती है। ये सब क्या है प्रीति? तुम मेहमानों से पैसे ले रही हो? और नहीं तो क्या। और ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि ये तो पहले दिन से ही मेहमानों से पैसे लेती आ रही है, और हमारे सामने बस ये भोली बनने का नाटक करती है। अरे नहीं माँ जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझसे इन्होंने यहाँ पर रहने के लिए पैसे मांगे हैं, यहाँ तक कि मैंने इनसे इस्त्री मांगी, लेकिन इन्होंने तो मुझसे उसके बदले में भी पैसे मांगे। वो दरअसल। बस बहू, अब तो बस कर जा। सच सामने आ गया है, इसलिए अब तू कोई झूठ मत बोल। और ये रमन कोई अनजाना मेहमान नहीं है, बल्कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, और इसे तो मैंने ही कहा था कि हमारे यहाँ पर आकर मेहमान बनकर रहे, क्योंकि मुझे तेरी असलियत पहले ही पता चल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं लालच में आ गई थी, इसीलिए मैंने मेहमानों से पैसे लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रीति, पुण्य के काम में तुम पाप करती आ रही हो। तुमने सच कहा अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, और इसीलिए आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे मैं भलाई के काम में लगाना चाहती हूँ। बस आप लोग मुझे एक मौका दीजिए,
इस बार मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। ठीक है बहू, अगर तू वाकई में ये मौका चाहती है तो हम तुझे ये मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो हमें तुझ पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद से प्रीति सच में सुधर जाती है और अब तक जो धर्मशाला बस नाम की धर्मशाला थी, प्रीति उसे असली में धर्मशाला बनाती है और ठगी के सारे पैसे वो अच्छाई के काम में इस्तेमाल करती है और अपने ससुराल वालों का भरोसा वापस जीतती है।